स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज हम बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन योजना के बारे में। इसके बारे में हमारे पास एक न्यूज़ आई हुई है, तो उस न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे और ये भी जानेंगे कि पुरानी पेंशन योजना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये फ़ायदेमंद है या फिर एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो फ़ायदेमंद है। तो इन तीनों स्कीमों के फ़ायदे और नुकसान जो भी प्लस और माइनस है, नेगेटिव और पॉजिटिव, उनका विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले खबर पढ़ते हैं, उसके बाद हम विश्लेषण करते हैं कि कौन सी पेंशन स्कीम बढ़िया है। इसमें बताया गया पुरानी पेंशन योजना के लिए फिर आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी। ठीक है, जो कर्मचारी हैं वो दोबारा से आंदोलन की तैयारी में पुरानी पेंशन योजना को लेकर। ठीक है, एक मिनट भाई। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी दोबारा से हाँ, आगे पढ़ते हैं। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए सरकार एक बार फिर से आंदोलन छेड़ दिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा यह आंदोलन उस स्थिति में किया जा रहा है जब सरकार एकीकृत पेंशन योजना लागू कर चुकी है, यानी यूनिफाइड जो यूपीएस पेंशन स्कीम है वो लागू कर चुकी है। ओल्ड पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले राज्य के सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार का साल 2026-27 का बजट फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है। ऐसे में बजट से पहले सरकार कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम संघर्ष समिति के संयोजक विजेंद्र सिंह धनीवाल और अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा के नेतृत्व में यह आंदोलन संचालित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बजाय एकीकृत पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद है भाई। लेकिन पेंशन बहाली संघर्ष समिति का कहना है कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि वह पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कराने की है, जिसके लिए साल 2026-27 के बजट में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। विजेंद्र सिंह धानीवाल ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी मांग पत्र सौंपा जाएगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत आमतौर पर अंतिम वेतन का 50% कर्मचारियों को पेंशन के रूप में मिलता है। तो ये थी खबर भाई कि ओल्ड पेंशन लागू हो या ना हो। इसका विकल्प सरकार ने यूपीएस के तौर पे चुना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तौर पे, और ये काफ़ी मिलती जुलती है ओल्ड पेंशन स्कीम से, लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव, तो वो सारे जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तीनों पेंशन स्कीम है उनके फायदे और नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है एक मुश्त पैसा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओपीएस की कि ओपीएस में एक मुश्त पैसा कितना मिलता है। ओपीएस में एक मुश्त पैसा कितना मिलता है, तो एक मुश्त पैसा मासिक वेतन, एक मुश्त पैसा कोमुटेशन के रूप में मिलता है भाई, 40 कोमुटेशन के रूप में। ठीक है, जो एक मुश्त पैसा हमें मिलता है वो मिलता है कोमुटेशन के रूप में, कोमुटेशन के रूप में किसमें, ओल्ड पेंशन स्कीम में। ये क्या कहता है, 40% जो है वो पेंशन का बेचकर 15 साल तक पेंशन करती है। मतलब कोमुटेशन दे दी जाती है 40% पेंशन का, और उसको फिर 15 साल तक हर महीने काटा जाता है। ठीक है, तो वो कोमुटेशन कटती है जो एक मुश्त मिलता है। एनपीएस में क्या मिलता है, एक मुश्त कुल जो जमा राशि है उसको दो भागों में बांट लिया जाता है, एक तो 60%, एक 40%। 60% तो कैश दे दिया जाता है कर्मचारी को रिटायरमेंट के टाइम पे, और 40% की एन्युटी यानी पेंशन बढ़ा दी जाती है, एन्युटी खरीदनी पड़ती है जिससे पेंशन बन जाती है इस 40% पैसे के हिसाब से, जो कि काफ़ी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके एनपीएस में कितना फंड जमा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो नई पेंशन स्कीम आई यूनिफाइड, इसमें क्या है, इसमें देखो रिटायरमेंट में ग्रेचुटी मिलती है, तो ग्रेचुटी तो ओल्ड पेंशन पे भी मिलती थी। ठीक है, इसमें मासिक पेंशन मिलती है, मासिक पेंशन ओल्ड पेंशन में भी मिलती थी।
अतिरिक्त लमसम, इसमें एक अतिरिक्त लमसम भी दिया जाता है। जैसे हर 6 महीने की सर्विस पे प्लस डीए का 1/10, जैसे कि शुरू में आप लगे और उसके 6 महीने हो गए तो उस 6 छठे महीने की जो सैलरी और डीए है उसका 1/10 निकाल लेंगे। इस तरह अगले 6 महीने का और पूरी सर्विस के दौरान जो 6 महीने के हिसाब से है उसका 1/10 निकाल लेंगे और उसको लमसम के रूप में आपको देंगे। ठीक है, ग्रेचुइटी के अलावा है ये। तो ये चीज़ें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलती है। तो आप देख लीजिए जो एक मुश्त पैसा मिलता है उसमें कौन सी स्कीम में हमें लाभ मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें जमा राशि के बारे में देखते हैं। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस की तुलना में जो फंड जमा होता है हमारा उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम पे। ओल्ड पेंशन स्कीम पे जो पैसा जमा होता है वो जीपीएफ के रूप में जमा होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड के रूप में। ठीक है, निश्चित ब्याज दर सरकार द्वारा तय कर रखी है। जैसे अभी 7.10% की दर से ब्याज मिल रहा है जो जमा हो रहा है पैसा उस पर। स्वैच्छिक योगदान है कि जीपीएफ में आप अपनी इच्छा से जितना चाहे योगदान कर सकते हैं और जो आपका जीपीएफ का पैसा है उसके आधार पे आपको लोन भी मिल जाता है और जीपीएफ का पैसा ज़रूरत पड़ने पर निकालने का भी प्रावधान है। ठीक है, तो ये है ओल्ड पेंशन स्कीम का सबसे अच्छा फ़ायदा। उसके बाद आते हैं एनपीएस में। क्या एनपीएस में ऐसा सिस्टम है? एनपीएस में ऐसा है भी और नहीं भी, दो तरह की चीज़ें हैं। जैसे इसमें प्राण कार्ड जनरेट किया जाता है जीपीएफ की जगह, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इसमें दो खाते हैं, एक तो टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 जो खाता है वो लॉक होता है, इसमें जो पैसा जाता है उसको नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पे ही निकाला जा सकता है। टीयर 2 सेविंग अकाउंट जैसा होता है, ये मेरे हिसाब से कोई भी कर्मचारी टीयर 2 नहीं खुलवाता है। अगर इसमें आप पैसा डालते हो तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे। इस पे जो ब्याज मिलता है वो मार्केट पर निर्धारित है। ठीक है, जो शेयर मार्केट है उसमें हमारा पैसा लगा हुआ होता है। जैसे 3 नियोक्ता होते हैं, एक तो एलआईसी में लगा हुआ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब एनपीएस का खाता खोल रहे हो तो आप कौन कौन से नियोक्ता में पैसे लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने तो एलआईसी में लगा रखा है, एसबीआई में लगा रखा है और एक और स्कीम है उसमें लगा रखा है 33% करके। ठीक है, और ये सारा जो उस पर ब्याज मिलना है, जो फ़ायदा होना है, वो शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है कि इन के जो शेयर हैं वो अच्छे चलेंगे तो ज़्यादा हमारे पास मतलब रिटर्न आएगा, और अगर ये शेयर डाउन है तो रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब जीपीएफ की तरह नहीं है, इसमें बाज़ार पे डिपेंड करता है, जो सही भी है और गलत भी है। क्योंकि बाज़ार क्रैश हो गया तो आपको जो बेनिफिट मिलना है वो कम हो जाएगा, अगर बाज़ार चढ़ गया तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद आती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें क्या है? इसमें हमारा कोई पैसा नहीं कटता था ओल्ड पेंशन स्कीम में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी पैसा कटेगा और एनपीएस में भी हमारा पैसा कट रहा था। ठीक है, क्योंकि हमें 10% देना पड़ रहा था भाई। ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें 10% अनिवार्य कट होती है, यानी कि आपकी सैलरी प्लस डीए का 10% आपको देना ही पड़ेगा। जो 10% आप एनपीएस में दे रहे थे वो यहाँ भी देना पड़ेगा। जीपीएफ जैसी सुविधा नहीं मिलेगी कि जीपीएफ की तरह आप अपने पैसे को निकाल सकते हो ज़रूरत पड़ने पर या उस पर लोन ले सकते हो। ये अलग फंड में जमा हो जाएंगे भाई। ठीक है, एनपीएस की तरह 10% कटेगा, लेकिन ये जीपीएफ में नहीं जाएगा, अलग फंड में जमा हो जाएगा। तो ये थी पैसे की स्थिति। अब आगे देखते हैं। वेतन आयोग का फायदा मिलना है या नहीं मिलना है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, एनपीएस में क्या है और यूपीएस में क्या है, तीनों चीज देखेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन रिवाइज होती थी नए वेतन आयोग के हिसाब से। जैसे 7th पे कमीशन से 8th पे कमीशन लागना है तो 8th पे कमीशन में सभी की पेंशन रिवाइज हो जाएगी, यानी बेसिक पे बढ़ जाएगी। अभी विवाद भी चला था कि पेंशनर्स को 8th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला और क्लियर कर दिया कि इसमें कुछ एक कंडीशन है, बाकी सभी को 8th पे कमीशन का लाभ मिलने वाला है। जब भी नया वेतन आयोग आता है तो पेंशन बढ़ाई जाती है, वर्तमान सैलरी बढ़ने पर रिटायरमेंट की पेंशन भी बढ़ती है, यानी पे कमीशन का लाभ ओपीएस को मिलता था।
एनपीएस में भाई पे कमीशन का कोई सिस्टम ही नहीं है, ये तो सारा अपना ही पैसा है, जो जमा होगा उसका 40% ही मिलता रहेगा आपको लाइफ टाइम तक। उसमें बढ़ना घटना डीए पे कमीशन कुछ नहीं मिलना है उसमें। वेतन आयोग से कोई लेन देन नहीं है, पेंशन एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स रहती है, अनुटी पर निर्भर करती है। अब यूपीएस में क्या है, यूपीएस में डीए तो नहीं मिलता लेकिन डीआर मिलता है, डियरनेस रिलीफ, ठीक है, ये भी डीए की तरह ही है। फ्यूचर पे कमीशन पर अभी कोई ऐसा स्पष्ट हमें पता नहीं है कि पे कमीशन का फ़ायदा मिलना है या नहीं मिलना है, तो ये चीज़ अनक्लियर अभी तक। महंगाई राहत मिलेगी, महंगाई कवर होगी, भविष्य में वेतन आयोग पर मूल पेंशन बढ़ेगी या नहीं, इस पर विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार है। तो अगर इस पर पे कमीशन मिलता है या पे कमीशन पर रिवाइज होती है, फ़ायदा मिलता है तो ही ये बेनिफिशियल है, वरना तो फिर एक बार जो पेंशन फिक्स होगी उस पर डीआर बढ़ता रहेगा और पेंशन 10 साल बाद नहीं बढ़ेगी। तो ये कमी है यूपीएस और ओपीएस में और एनपीएस में, डिफरेंस आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है कि सर्विस की अवधि, कि कितनी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए उसके बाद आपकी पेंशन बनेगी। जब सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो केंद्र में इसकी जो अवधि है वो 20 साल बना रखे कि कम से कम 20 साल की अगर आपकी सर्विस होगी, उसके बाद आप वीआरएस लेते हो या मैच्योर रिटायरमेंट पे हो तो आपको पेंशन वही पेंशन मिलेगी जो नेचुरली मिलती है, मतलब आप पेंशन के हकदार हैं। और कम से कम 10 साल कर रखिए भाई, कम से कम 10 साल की सर्विस है उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। और जो पेंशन कुछ राज्यों में 33 साल भी कर रखी है, बल्कि ऐसा तो नहीं, हरियाणा में तो 10 साल ही है, 10 साल की कम से कम पेंशन होनी चाहिए, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी ओपीएस के तहत। और मिनिमम 9,000 रुपये कर रखें कि 9,000 मिनिमम पेंशन मिलनी ही है। एनपीएस में क्या है, एनपीएस में कोई 10, 20, 30 साल का फंड नहीं है, जब आप चाहो रिटायरमेंट या वीआरएस ले सकते हो। जैसे आप वीआरएस लेते हो तो आपका जो पैसा जमा है वो दो खातों में बट जाएगा, एक तो 60% तो आपको मिल जाएगा, 40% की आपकी पेंशन बन जाएगी। आपको जब भी रिटायरमेंट लेनी है कोई नियम नहीं है, जितना पैसा जमा है वही पेंशन चाहे 10 साल या 30 साल ऐसे मिलनी है। तो ये एनपीएस में। यूपीएस में क्या सिस्टम है, यूपीएस में 25 साल की मैंडेटरी सर्विस कर रखी है कि आपको पेंशन का पूरा फ़ायदा लेना है तो 25 साल की मैंडेटरी सिस्टम है। अब ओपीएस में क्या था, ओपीएस में आपको लास्ट जो पे मिलेगी, लास्ट पे रिटायरमेंट से पहले जो लास्ट तनख्वाह मिलनी है आपकी, उसकी बेसिक प्लस डीए इसका हाफ कर दो, वो पेंशन आपकी फिक्स हो जाएगी। जैसे कि आपकी बेसिक प्लस डीए 50,000 बन रही है, यहाँ पे करते हैं 50,000 बन रही है आपकी बेसिक प्लस डीए, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ 25,000, यानी कि 25,000 आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। और मिनिमम 9,000 कर ही रखिए, कब मिलेगी, जब आप मतलब कम से कम 20 साल की सर्विस कर दोगे। यूपीएस में क्या है, जब आप 25 साल की सर्विस आपकी हो जाएगी तो आपको आधी पेंशन तो मिलेगी। वो कैसे काउंट होगी, इसमें तो लास्ट पे काउंट होती थी, इसमें जब रिटायरमेंट ले रहे उस पूरी साल का जो आपको सैलरी मिली है उसको जोड़ लिया जाएगा, फिर उसको 12 से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। जो एवरेज एक साल की पेंशन आई उसका ऑफ करके उसको 50% पेंशन के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये है, ठीक है। अब इसमें ये तो 25 साल की सर्विस पर मिलनी है टोटल। अगर उससे पहले हम रिटायरमेंट लेते हैं, जैसे 10 साल मिनिमम कर रखी है गवर्नमेंट ने कि 10 साल से पहले अगर कोई वीआरएस लेता है या रिटायरमेंट लेता है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। 10 साल से ज़्यादा हो गए तो वो अनुपातिक रूप से डिसाइड कर रखा है कि 10 से 25 के बीच में अगर कोई लेता है तो उसका रेशो डिसाइड कर रखा है कि इस रेशो में आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। बाकी आपको पूरी पेंशन लेनी है तो आपकी सर्विस 25 साल होनी चाहिए, यूपीएस में। न्यूनतम गारंटी, अगर आप न्यूनतम 10 साल की सर्विस पूरी करते हो तो आपको 10,000 रुपये न्यूनतम मिलेगा। इसमें दो चक्कर है, दो केस बनते हैं। एक तो केस ये बनता है कि किसी की सर्विस ही 10 साल की थी, जैसे मान लो कोई 47 साल का भर्ती हुआ, जैसे आप 42 साल सर्विस की है, उसमें अगर आप 5 साल जोड़ देते हैं तो 47 साल का भर्ती हुआ और 58 साल पे आपकी रिटायरमेंट होगी, आपने 11 साल सर्विस की, ठीक है। तो इस केस में आपको 10,000 तो मिनिमम पेंशन मिलनी है। लेकिन आपने वीआरएस ले ली 10 साल की सर्विस पे,
आप 30 साल के भर्ती हुए थे, 10 साल की सर्विस पे आपने वीआरएस ले ली, यानी कि आपकी एज हुई 40। तो अभी से आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको ये पेंशन मिलनी तब शुरू होगी जब आपकी एज 60 साल से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, इन पर टैक्स का क्या नियम है, इनमें जो पैसा मिलना है उस पर टैक्स लगता है या नहीं लगता है, वो सारा गणित हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो ओपीएस में आते हैं उन पर टैक्स की क्या स्थिति है। मासिक पेंशन पर टैक्स लगेगा, इसमें ओपीएस में टैक्स लगता है, क्योंकि वो सैलरी की तरह काउंट होता था तो इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन जो जीपीएफ का पैसा मिलना है, जो जीपीएफ आपका जमा हो रहा है वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एनपीएस में क्या है, एनपीएस में वही सिस्टम है 60% और 40% वाला। ठीक है, तो जो 60% पैसा एक मुश्त मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो 40% पेंशन बनेगी अगर वो ज़्यादा बढ़ती है, टैक्सेबल में आती है, तो उस पर टैक्स लगेगा, यानी मासिक पेंशन जो बनेगी उस पर टैक्स लगेगा। इसमें भी टैक्स लग रहा है मासिक पेंशन पर, इसमें भी। इसमें जीपीएफ पर कोई टैक्स नहीं है, इसमें एक मुश्त मिलने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं है। तो अब देखते हैं यूपीएस में क्या चक्कर है। ठीक है, यूपीएस में भी मासिक पेंशन पर टैक्स लगेगा। ठीक है, जो ओपीएस की तरह मासिक पेंशन पर टैक्स लगेगा। एक मुश्त राशि टैक्स फ्री है, ग्रेचुटी या एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट्स हैं वो सभी टैक्स फ्री हैं जो एक मुश्त मिलने। तो टैक्स के मामले में तो लगभग तीनों स्कीम सेम ही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, पैसा कहाँ निवेश होता है वो और देखते हैं। ठीक है, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। ओपीएस में जो पैसा है, तो जो पैसा है वो कर्मचारी के खाते से नहीं कटता है। ठीक है, जो भी पैसा है, जो भी पेंशन मिलती है वो सरकार के भारत के समेकित कोष में से, कंसोलिडेट फंड में से दी जाती है। पुरानी पेंशन में, पेंशन के लिए आपका 10% या कुछ भी नहीं काटा जाता है। पैसा कहीं निवेश नहीं होता, सरकार के बजट से सीधा भुगतान होता है पे एज यू गो मॉडल के आधार पे। ठीक है, ये सबसे बड़ी खूबी है इसमें। जो जीपीएफ में पैसा कटता है वो आपको मिल जाता है एज इट इज़ ब्याज के साथ, और जो जीपीएफ में पैसा जमा हो रहा है, जीपीएफ में जो पैसा जमा हो रहा है उस पर सरकार आपको इंटरेस्ट रेट भी देती है 1.10% के हिसाब से। ठीक है, तो वो आपका अपना पैसा, उसको आप निकलवा भी सकते हैं, उस पर लोन भी ले सकते हैं, आप उस पर ब्याज भी मिलता रहता है। बाकी पेंशन के लिए आपको कहीं कोई पैसा नहीं देना पड़ता, नहीं निवेश करना पड़ता। एनपीएस में क्या स्थिति है, एनपीएस में शेयर बाजार में पैसा लगा दिया जाता है, आपका 10% कटेगा, 14% गवर्नमेंट देगी, और ये जो 24% आपका जो टोटल है वो शेयर बाजार में लगा दिया जाएगा, इससे सरकारी बॉन्ड खरीद लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो पैसा मिलना है उसकी स्थिति क्या है, वो बाजार पर डिपेंड करता है। अगर बाजार क्रैश हुआ तो फंड की वैल्यू कम हो सकती है। ठीक है, यूपीएस में क्या है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें भी 14%, 10% आपको देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने 14 से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है भाई। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये लगना है किसमें, शेयर बाजार में ही लगेगा, सरकारी, इससे सरकार बॉन्ड खरीदेगी। लेकिन इसमें अगर मार्केट क्रैश हुआ तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी भरपाई सरकार खुद करेगी। एनपीएस की तरह प्रबंध के लिए फंड कम पड़ने पर सरकार घाटा भरेगी, यानी कि इसमें अगर क्रैश हुई मार्केट तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर्मचारियों को कोई रिस्क नहीं है, सरकार अपने फंड से पैसा भरेगी। तो ये थी यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस जो स्कीम है उनके बारे में डिटेल। तो इस डिटेल के आधार पर आप देख सकते हैं कि कौन सी स्कीम ज़्यादा बेहतर थी और कौन सी स्कीम कम बेहतर है। तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस स्कीम में रहना है। तो कर्मचारियों की तो मांग यही है कि ओपीएस मिल जाए, क्योंकि उसमें सबसे बड़े फ़ायदा ये है कि हमारा पैसा नहीं कटता, और जो जीपीएफ में पैसा जाता है वो कभी भी निकलवा सकते हैं, और उस पर सरकार ब्याज भी देती है, वो अपना खुद का पैसा। इसमें 10% हमारा कटता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी इसमें वेतन आयोग का फ़ायदा मिलता है, इसमें वेतन आयोग का फ़ायदा भी क्लियर किया नहीं है। तो काफ़ी मतलब आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के आधार पे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।